जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट का मेंस जो कि 2013 में आयोजित हुआ था, इसका हल प्रश्न पत्र पूरे व्याख्या सहित देखेंगे। इसमें हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। जो बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट है, इसका जो मेंस हुआ था उसमें जनरल स्टडी और जनरल साइंस से मिल करके कुल 91 प्रश्न थे। जनरल स्टडी अर्थात जीएस और जनरल स्टडी फिर जीएस साइंस, तो जनरल साइंस और जनरल स्टडी से मिलकर के कुल 91 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज़ कंफ्यूज हो सकते हैं कि जनरल स्टडी और साइंस से मिलकर के 91 क्वेश्चन कैसे है, जबकि 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेंस एग्जाम है इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके इसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कम कर देता है और जीएस का पोर्शन बढ़ा देता है। इससे जुड़ा हुआ जो विस्तृत डिटेल है उसका हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस कराया हुआ है कि किस टॉपिक से कौन से एग्जाम में कब मेंस और कब पीटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के आप जरूर देख लें, जिससे कि आप कन्फ्यूजन दूर कर सकें। चलिए हम ये जो सीजीएल फर्स्ट है उसके मेंस का क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं और उसका व्याख्या करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो जो नगर कोझिकोड है इसका प्राचीन नाम कालीकट था, तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यह जो है केरल में स्थित एक बंदरगाह शहर है, इसलिए यह फेमस भी है। यहाँ यह इसके फेमस होने का एक और ऐतिहासिक कारण है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, कौन वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह पर ही 17 मई 1498 को आया था। ध्यान दीजिएगा, 17 मई 1498 को यहाँ पहुँचा था और इसने यूरोप से भारत आने के लिए रास्ते की खोज की थी। उस समय के तत्कालीन शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वापस जाते समय वास्को डी गामा अपने साथ मसालों का एक खेप ले गया, जिसे बेचकर वह 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। ध्यान दीजिएगा, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। इस मुनाफे को देखते हुए पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय देशों वाले आकर्षित हुए और भारत आए। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ अन्य भी गतिविधियाँ हुई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। तो ये यहाँ से आपको याद करने वाला था कि कालीकट का ही वर्तमान नाम कोझिकोड है। यहाँ पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था, जिसके कारण यह ऐतिहासिक रूप में भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी तथा कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो ये सभी इन लोगों ने इन देश की खोज न करके बल्कि इस देश को में जाने के लिए रास्ते की खोज की थी। तो इसलिए आपको इसे याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा, वंदे मातरम। कौन सा राष्ट्रीय गीत हमारा है, वंदे मातरम। इसे आनंद मठ से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसे आनंद मठ से लिया गया। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। आनंद मठ की रचना किसने की है, तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं जिसे आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलवी रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। राष्ट्रीय गीत गाने की जो समयावधि है वह 65 सेकेंड होती है। कितनी, 65 सेकेंड होती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब गया था, तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को एक ही दिन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और ये दिन था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये हो गया हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम राष्ट्रगान के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रगान की रचयिता कौन है, तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इसे भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और राष्ट्रगान को पहली बार 1911 के
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये राष्ट्रगान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना होगा। यहाँ कुछ अन्य उपन्यास दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना होगा। गोदान, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ये गोदान के लेखक जो थे मुंशी प्रेमचंद्र जी हो गए। और हैं गोरा, गोरा के लेखक कौन है? तो गोरा भी एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। देवदास, ये भी एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन सभी उपन्यासों के बारे में आपको याद रखना है। आनंद मठ तो हमने आपको बता ही दिया कि आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, अर्थात विजय घाट किनका समाधि स्थल है? तो विजय घाट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है। कुछ अन्य लोगों के भी हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। बी आर अम्बेडकर, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल जो है वो चैत्रा भूमि है। कहाँ? चैत्रा भूमि। इंदिरा गांधी, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है, ध्यान दीजिएगा, यह एक शक्तिशाली महिला थी और इनका जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। तो इस तरह से ये याद भी आप रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का अभी हमने बताया, ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे विजय पाई थी, जैसे कि भारत में गरीबी आ गई थी, गेहूं आज़ादी के बाद हम लोग के पास खाने के लिए नहीं था, तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। यह एक क्या थे? तो ध्यान दीजिएगा, विजय पुरुष थे, इसलिए इनका समाधि स्थल विजय स्थल हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। बी आर अम्बेडकर जी का जो है चैत्रा भूमि। राजीव गांधी का कहाँ था? तो ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी का वीर भूमि था। कुछ अन्य जो है लोगों का समाधि स्थल आपको याद रखना होगा, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदैव अटल, बी आर अम्बेडकर जी का चैत्रा भूमि, राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्रयाण घाट, राजीव गांधी जी का वीर भूमि। कहाँ? वीर भूमि। उसके बाद है आपका कौन? तो जगजीवन राम, जगजीवन राम का कहाँ है? तो समता स्थल, ध्यान दीजिएगा, समता स्थल जो है समाधि स्थल किसका है? जगजीवन राम का। चौधरी चरण सिंह का जो है किसान घाट है। कहाँ? किसान घाट, ये भी आपको याद रखना है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है और जवाहरलाल नेहरू का ये एक शांत पुरुष है और इनका शांति वन है। कहाँ? शांति वन। तो इस तरह से आपको ये याद भी रख सकते हैं एक ट्रिक से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के समाधि स्थल हैं जो पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने थे? तो ये पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था और यह अधिवेशन फेमस किस लिए है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। भारतीय जो कांग्रेस पार्टी था उनका लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज रखा गया था। कब? 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। साथ ही इसी अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही आपको पहली बार जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष भी बने थे और इसमें क्या किया गया था कि पूर्ण स्वराज को अपने लक्ष्य के रूप में रखा गया था। इसके साथ इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी, प्रत्येक साल 26 जनवरी 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते थे और ये निर्धारित कब किया गया था? तो कांग्रेस के 1929 के
लाहौर अधिवेशन में यह निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन बाद में जब हम लोग 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गए तो 26 जनवरी डेट छूट रहा था। इसीलिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बन जाने के रेडी होने के बाद भी इसे लागू 26 जनवरी को किया गया था, ताकि इस डे को मेमोरेबल बनाया जा सके। तो यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कांग्रेस के कुछ अन्य अधिवेशन आपको याद रखने होंगे, जैसे 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, यह कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसमें मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी मांग रखे गए थे। वैसे ही 1939 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के 1939 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 दिया हुआ है, सॉरी 1939, यहाँ एक चीज़ हमने गलत बोला है। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में, कौन सा? त्रिपुरा, यह त्रिपुरी संकट के रूप में भी जाना जाता है। तो 1939 का जो अधिवेशन था, ये भी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन 1939 में भी वही चुने गए और इसमें चुने जाने के बाद गांधी से मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद इन्होंने ये जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता त्याग करके अपने लिए एक अलग पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपको याद रखना है। यहाँ जो कांग्रेस का अध्यक्षता है, इससे बात आई है तो ध्यान रखना है आपको कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध हैं। इनका मूल नाम ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और मात्र 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने इनके राज्य को हड़प लिया था और फिर 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो लक्ष्मीबाई ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और इसी बीच 17 जून 1858 को वे झांसी में ही शहीद हो गई। जनरल हीरोज, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये जो विद्रोह था रानी लक्ष्मीबाई का किसने दबाया था? तो झांसी में जो लक्ष्मीबाई का विद्रोह था 1857 का, इसे जनरल हीरोज ने दबाया था। साथ ही जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ पड़ी हुई अकेली औरत मर्द है, वो एक सच्चे में मर्द है, क्योंकि उन्होंने इस अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। चलिए बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? अर्थात असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, कब? 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन शुरू तो 1 अगस्त को हुआ था और शुरू होने के प्रथम दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किनकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी को कंधा किस मुस्लिम ने दिया था? तो वे अली ब्रदर्स, कौन? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाइयों ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू तो 1 अगस्त को ही हो गया था और ये धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा, लेकिन 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर विद्रोहियों और आंदोलनकारियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। यह घटना हुई थी कब? 5 फरवरी को। इसके 7 दिन बाद 12 फरवरी को गांधी जी को इसके बारे में पता चला और उन्होंने 12 फरवरी को ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके बाद गांधी जी को 10 मार्च को जेल की सजा हो गई थी। दंगा भड़काने के लिए या दंगा भड़काने के आरोप में गांधी जी को 10 मार्च को जेल की सजा हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब चौरा चौरी घटना हुआ था तो चौरा चौरी घटना के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो उस समय ब्रिटिश
वायसराय कौन था, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग था। कौन, लॉर्ड रीडिंग। याद कैसे करिएगा, तो असहयोग आंदोलन को यह रीड कर रहा था कि यह कैसे बढ़ रहा है, कैसे आगे जा रहा है। तो इस समय जो वायसराय था कौन था, रीडिंग था। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग। इसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक था, 21 से 26 तक था। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय जो है उस समय वायसराय कौन था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय चेम्सफोर्ड था। कौन, शुरुआत के समय चेम्सफोर्ड था और इसका कार्यकाल 1916 से 21 था। तो ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जबकि असहयोग आंदोलन के समापन के समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय था। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसे आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए, जो दाब है वो किससे मापा जाता है, तो दाब को बार में मापा जाता है, बार में व्यक्त किया जाता है। तो समान दाब वाली रेखाएं भी आइसो बार कहलाती हैं। क्या, आइसो बार। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समान दाब वाली रेखाएं को आइसो बार कहा जाता है। वैसे ही समान मेघ वाली लाइन को या समान मेघ वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो आइसोनेफ कहा जाता है। आइसोनेफ, ध्यान रखिएगा, आइसोनेफ, नेफ रहेगा, ठीक है। आइसोनेफ रहेगा तो समान मेघ, और वैसे ही अगर आइसोनीफ दे देगा, नीफ दे देगा तो समान हिमपात वाली रेखा है, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, यह समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो ये कौन होता है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली कंटूर लाइन। समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, कंटूर लाइन है। क्या है, कंटूर लाइन। वैसे ही समान वर्षा वाली, तो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है मानचित्र पर वो है आइसोहाइट। क्या, आइसोहाइट, आइसोहाइट, हाइट ये है समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है। समान सूर्य ताप को मिलाने वाली आइसोहेल। कौन, आइसोहेल। समान तापमान को मिलाने वाली आइसोथर्म, आइसोथर्म। तो इसे आपको याद रखना होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। तो इस वजह का डी ऑप्शन सही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन, रेड क्लिफ रेखा है। वैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है 24वीं समानांतर रेखा। एक और इम्पोर्टेंट है जो है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन ये जो है पाकिस्तान के पीओके, जो इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इससे सीमा बनाता है। कौन, डूरंड रेखा। उसके बाद है मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो कि जर्मनी फ्रांस को बीच स्थित है, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा भी है जो कि यूएसए को कनाडा से मिलाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम जो बीएसएससी 2022-23 है उसमें भी पूछे जाएं, और ये दी है तो आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच है, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से है, मध्य प्रदेश हमारा, मध्य प्रदेश के जो निचला हिस्सा है यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है निचले हिस्से में। और मध्य प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला है। कौन, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। और इसके बीच से एक नदी जाती है। कौन, नर्मदा नदी, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ जाती है, तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच, और किन दो पर्वतों के बीच है, तो ध्यान दीजिएगा विंध्य पर्वत और नीचे सतपुड़ा, इन दोनों के बीच स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा है कि सतपुड़ा के बीच कौन है, सतपुड़ा किन नदी के बीच है, तो ये हमारा सतपुड़ा हो गया। ऊपर से यह नर्मदा और नीचे एक नदी जाती है, कौन सी नदी, ध्यान दीजिएगा ताप्ती नदी, जो कि गुजरात में जाकर के आपको अरब सागर में गिर जाती है। तो नीचे ताप्ती नदी है और ऊपर है आपके नर्मदा नदी। तो इस तरह से जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये दो नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन सी, नीचे ताप्ती
और ऊपर जो है कौन है, नर्मदा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जो सतपुड़ा पर्वत है, इसका जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसी पर्वत के पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। कौन नदी, ताप्ती नदी। और ये नीचे से होते हुए गुजरात में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ नर्मदा नदी अमरकंटक की जो कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। कौन, नर्मदा नदी मैकाल के अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में इसकी जो ऊंचाई है थोड़ी सी बढ़ी हुई है। और वर्तमान समय में अगर ये BSSC 2023 में पूछता है तो इसका जो ऊंचाई है 8850.86 मीटर है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 8850.86 मीटर है। और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किसका, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है और यह खान से संबंधित है, माइनिंग से। यह क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान कहाँ है। तो जो तलचर कोयला की खान है वह उड़ीसा में है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन सही है। कुछ अन्य भी खान है जिसे आपको याद रखना होगा। धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह ये झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण खान हैं। वैसे ही चांदा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी एक कोयला खान है। और भी है लखीमपुर और माकूम, यह असम स्थित प्रमुख कोयले की खान है। तलचर और देशगढ़ उड़ीसा में स्थित कोयले की खान है। वैसे ही रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की खान है। रानीगंज और आसनसोल या पश्चिम बंगाल में स्थित कोयले की खान है। तो ये कुछ प्रमुख कोयले की खान सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो उस ग्रह का नाम केपलर 16b है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही है। यह करेंट का क्वेश्चन है उस समय जब यह एग्जाम हुआ था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। देखिए, जो संथाल जनजाति है वह झारखंड तथा उसके सटे अन्य राज्यों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो संथाल जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड से सटने वाला पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पाई जाती है। लेकिन यह असम में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। क्योंकि पूछा है कि किस राज्य में नहीं रहती है, इसलिए आपको इसे याद रखना होगा। और कहाँ रहती है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर यह जनजाति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए कुछ अन्य जनजातियों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मुंडा, हो, उरांव, ये सभी झारखंड की जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं, मोपा, सिंगपो। वैसे ही आपको उत्तराखंड की भोटिया, नीतू, थारू, माना, ये सभी जनजातियां हैं। सिक्किम की कुछ जनजातियां हैं, भोटिया और लेपचा। वैसे ही मिजोरम की जाति है लाखर, पावो, चकमा, लुसाई। ये सभी जनजातियाँ आप याद कर सकते हैं, या इसका हमने जो ट्रिक वगैरह है जनजातियों का, ये हमारे यूट्यूब के चैनल में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो भारत का जो विशालतम समुद्र तट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, विशालतम समुद्र तट जो है यह तमिलनाडु में है। क्योंकि तमिलनाडु में भारत का सबसे विशालतम समुद्र तट है। चेन्नई में यह स्थित है, अर्थात तमिलनाडु के चेन्नई का जो मेरीना बीच है यह भारत का विशालतम समुद्र तट है। तो इसे आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट भी है। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और भी याद रखनी है। भारत के जो तट रेखा वाले राज्य कितने हैं, तो वो 9 राज्य हैं। कौन कौन से, इधर से आप काउंट भी कर सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे कौन सा है, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर कौन सा है, उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तटरेखा वाले कुल 9 राज्य हैं भारत के। और भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जबकि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वो राज्य जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है, तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। बिहार ये जो हमारा राज्य है, यह इसका जो आकार जो है लगभग आयताकार है, और इसके उत्तर साइड में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में इसकी बात करें तो झारखंड, और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो ये बिहार की कुछ चौहद्दी हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन पूछा है, तो विशाखापट्टनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम ही है। और ये इससे कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो जैसे कि तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो तूतीकोरिन है, एन्नोर है। वैसे ही कर्नाटक से एक क्वेश्चन पूछता है, कर्नाटक का एक बंदरगाह है कुद्रेमुख। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुद्रेमुख नहीं, कुद्रेमुख से जहाँ से सोना और खनिज पदार्थों का वहन किया जाता है। जैसे कि न्यू मंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह है, जो कि जहाँ से कुद्रेमुख से जो लौह अयस्क और सोना निकाला जाता है वो इसी रास्ते ईरान को निर्यात किया जाता है। यह पिछले बीएसएससी और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि यह रिपीट भी करे, इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो कुद्रेमुख का लौह अयस्क है यह ईरान को निर्यात किस बंदरगाह द्वारा किया जाता है। तो यह बंदरगाह कौन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है, अर्थात कौन सा राष्ट्रीय या नेशनल हाईवे जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NH की बात आई है तो भारत का सबसे लंबा NH जो है या नेशनल हाईवे जो है वो NH44 है। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा NH है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर किसकी, NH44 की। सबसे छोटा राजमार्ग की बात करें तो NH47A है, NH47A यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे। NH1 जो है वो क्या है, तो NH1 आपको यहाँ दिया हुआ है। NH1 दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी बॉर्डर तक जाता है। NH1 जो है दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक जाता है। NH2 जो है अभी हमने क्या बताया, यह दिल्ली से कोलकाता को जाता है, लेकिन वर्तमान में यह NH19 के नाम से जाना जाता है। जब क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उस समय NH2 था, अब NH19। NH3 जो है आगरा से मुंबई जाता है। NH4 जो है मुंबई से चेन्नई जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार का सबसे लंबा NH कौन है, तो बिहार में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 31 है। NH31 जो है बिहार का सबसे लंबा नेशनल मार्ग है या नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है, मतलब कि रबी की फसल किस मौसम में काटा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यह मार्च अप्रैल के आसपास में से काट लिया जाता है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। रबी की फसल की कटाई
मार्च अप्रैल महीने में किया जाता है। जो रबी फसल है यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। इसके जो फसल है इनके एग्जाम्पल है गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू इत्यादि। वैसे ही अगर खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में होता है और इसे नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसका उदाहरण है गन्ना, धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। वैसे ही जायद जो फसल है यह जायद को ही गर्मा भी बोला जाता है। यह मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं राई, मक्का, जूट, महुआ इत्यादि। तो ये सभी आपके कुछ फसल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो देखिए बिहार में जो स्थित था पहले था टिस्को, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाद में जब 2000 ईस्वी में झारखंड का विभाजन हुआ तो ये झारखंड में चला गया। तो क्वेश्चन के अनुसार चूंकि इसमें तो और कोई नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब कि नरौरा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा नरौरा नाभिकीय केंद्र जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। अन्य भी जो है जिसे आपको याद रखना होगा, पहले इसका आंसर सी हो जाएगा। अब जब नाभिकीय शक्ति केंद्र की बात आई है तो आपको अन्य जो भी नाभिकीय केंद्र हैं इसे याद कर लेते हैं एक बार। तो भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र, फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो तारापुर महाराष्ट्र में लगा था। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसे आपको याद रखना होगा। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु या नाभिकीय शक्ति केंद्र लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो कि तारापुर महाराष्ट्र में। उसके बाद है कैगा। कैगा कर्नाटक में आता है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के कैगा। और जो है आपको उत्तर प्रदेश कौन सा? नरौरा। तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटक में कैगा आपको याद रखना है। कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र है। वैसे ही रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है। वैसे ही काकरापाड़ा, काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है। कौन? काकरापाड़ा। काकरापाड़ा जो है गुजरात में स्थित परमाणु शक्ति केंद्र है। एक और है कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ये भारत के सभी 7 परमाणु शक्ति केंद्र हो गए जिसे आपको याद रखना होगा। 7 कौन कौन से हुए? तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटक का कैगा, राजस्थान का रावत भाटा, तमिलनाडु का कलपक्कम, गुजरात का काकरापाड़ा, तमिलनाडु का कुडनकुलम और तमिलनाडु का कुडनकुलम हो गया, उत्तर प्रदेश का नरौरा और महाराष्ट्र का तारापुर। ये सभी 7 परमाणु शक्ति केंद्र आपको स्टेट वाइज आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो सर्वाधिक कार्बन वाली जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कोयला का प्रकार है वो फर्स्ट नंबर पे एंथ्रासाइट, 2 नंबर पे बिटुमिनस, 3 नंबर पे लिग्नाइट और 4 नंबर पे पीट होता है। यह कार्बन की अधिकता के आधार पर हमने बेसिस पे इसको बांटा हुआ है। तो एंथ्रासाइट पहले नंबर पे आता है, बिटुमिनस दूसरे, लिग्नाइट तीसरे और पीट चौथे नंबर पे। जो एंथ्रासाइड है इसमें 90% तक कार्बन होता है, 80 से 90% तक। बिटुमिनस में आपको 70 से 80%, लिग्नाइट में आपको 40 से 60% और पीट में आपको लगभग 30% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। बाकी सब अशुद्धियाँ होती है। तो इन सबको आपको याद रखना होगा। जो बिटुमिनस है इसमें इसे मुलायम कोयला या सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है। इस तरह से आपको इसे याद रखना होगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला, बिटुमिनस को मुलायम या सॉफ्ट कोयला और सबसे जो ख़राब क्वालिटी का कोयला है वो पीट होता है, जबकि सबसे अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट की होती है। उसका हमने क्या आपको एक अरेंज वाइज बता दिया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस तरह से अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। तो नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है और इसे जब जमकर एक नया क्षेत्र बनाती है तो उसे एक एलुवियल सॉइल कहा जाता है। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चीन की संसद का नाम क्या है। तो चीन की जो संसद है इसका नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। कुछ अन्य देशों की संसदों के बारे में आपको याद करना होगा, जैसे कि रूस की संसद का नाम कोर्टेस है। रूस की संसद का नाम कोर्टेस है। जापान की संसद का नाम डाइट है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत है आपको नेपाल की संसद का नाम। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। चीन की संसद हमने बता ही दिया, नेशनल पीपुल कांग्रेस है। ईरान का मजलिस, मालदीव का भी मजलिस, और इटली का सीनेट। इटली का संसद का नाम सीनेट। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। क्या? शोरा। तो इन सबको आपको याद रख लेना है। ये इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतिम समय मतलब कब तक प्रधानमंत्री बने रहे। तो नेहरू जी 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ये 1947 से लेकर के 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और फिर 64 में नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। इनका कार्यकाल 64 से 66 रहा था। फिर 66 से 77 तक, और फिर 80 से 84 तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर रही थी। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना होगा, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। तो जब यह एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उस समय में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसे आप मैप वाइज याद कर सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए, भारत के ऊपरी क्षेत्र से आइएगा तो ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर उसके बाद है चंडीगढ़ दिल्ली, 4 यहाँ हो गया। उसके बाद आप आइएगा यहाँ तो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, ये हो गया 5वां। इधर है आपका लक्षद्वीप, ये हो गया 6ठा। यहाँ है आपका पुडुचेरी 7वां, और यहाँ है आपका अंडमान निकोबार। इस तरह से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय 9 था। अभी आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको 8 ही याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। कौन? सुचेता कृपलानी जी। तो इस इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की ये मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री भी पूछा हुआ था, ये मायावती भी थी। कौन? मायावती थी। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो शीला दीक्षित थी। तो इन सभी के बारे में आपने जान लिया। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और शीला दीक्षित दिल्ली की पहली और सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली मुख्यमंत्री। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री थी। ठीक है, दलित महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया था रामविलास पासवान ने। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में यह भाजपा के साथ मिलकर के जीत हासिल किया था, और ये हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस तरह से यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी कहलाते हैं, और इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। कुछ अन्य लोगों का उपनाम आपको याद रखना होगा, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके उपनाम हैं आज़ाद शत्रु और देश रत्न, ये इनके उपनाम हैं। ताऊ जी हैं चौधरी देवीलाल,
इनका उपनाम है ताऊ जी। आपको मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी याद रखना होगा, इनका नाम है कायदे आजम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका उपनाम है मेडन क्वीन। और नेपोलियन बोनापार्ट, इनका उपनाम है मैकर्न डेस्टिनी। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम है स्पैरो। और पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम है राजर्षि। तो ये कुछ जुड़े हुए लोग हैं, इस टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में 1961 में गया था। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1961 में सर्वप्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। यह व्यक्ति कौन था और ये किस देश का था? तो यह व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो कि रूस का था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि यूएसए का था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए का था। या 1969 में चंद्रमा पर गया और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश शर्मा है, जो 1984 में गए थे। और कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला है, जो 1897 में, जो कि आपको डेट ये थोड़ा सा डाउट में है, इसे आप मिस कर दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई, वो कल्पना चावला जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। अर्थात ओमेगा 3 क्या है? तो ओमेगा 3 जो है एक वसीय अम्ल या फैटी एसिड का प्रकार है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो अम्ल है हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। ओमेगा 3 अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा लाइनोलिक अम्ल, एकोसेप्टेनोइक अम्ल, डेकोसा हेक्सेनोइक अम्ल। ये किसके प्रकार हैं? ओमेगा 3 अम्ल के प्रकार हैं। समुद्री शैवाल एवं फाइलोप्लैंक्टन ओमेगा 3 वसीय अम्ल के प्रमुख स्रोत हैं। ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल हैं, यह समुद्री शैवाल एवं फाइटोप्लैंक्टन से पाए जाते हैं। ये इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो परमाणु संरचना कौन कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, क्योंकि हमने डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हुआ है। फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, बोर्क ने भी एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्यूरी रेडियम से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, क्यूरी रेडियम से संबंधित है। तो पूछा है कि कौन परमाणु संरचना से कौन संबंधित नहीं है, तो वो क्यूरी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्यूरी रेडियम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। मतलब कौन सा धातु का जो यौगिक है शीशा तथा साबुन दोनों में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है, पोटेशियम के यौगिक शीशा तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण मुलायम साबुन का होता है। शीशा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है और बहुत सारे कांच में पोटेशियम के लवण भी पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। तो कार्बन का जो परमाणु भार है मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 परमाणु का भार जो है मानक रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक यूनिफाइड मास मान लिया गया है। अर्थात जो कार्बन 12 परमाणु हैं, इसके 1/12वें द्रव्यमान के, इसके परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 यूनिट मान लिया गया है, 1 यूनिफाइड मास माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H2 और 1H3। ये कौन कौन से है? इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। इससे साधारण जल बनता है। हाइड्रोजन 1H1 से साधारण जल, 1H2 से अर्थात इसे ड्यूटेरियम बोला जाता है, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल बनता है 1H2 से। और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का तीसरा है, यह एक रेडियो एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है पिंच ब्लेड, इसका एक अयस्क है, तो पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही होगा। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम की कुछ अन्य अयस्कों की बात करें तो कार्नेनाइट है और पिंच ब्लेड है, ये दोनों ही हैं, ज़्यादा नहीं यूरेनियम का अयस्क। आयरन की अयस्क की बात करें तो आयरन का है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ये आयरन के कुछ अयस्क हैं। वैसे ही एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बॉक्साइट है, अन्य में है क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्सपार। वैसे ही कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ कहाँ से पाया जाता है, तो इसके जो अयस्क हैं क्यूपराइट, कॉपर पेराइट और कॉपर ग्लांस हैं। वैसे ही आपको कुछ अन्य जो है लेड का जो है गैलेना होता है और सोडियम का चीनी सल्फेट, ट्रोना और बोरेक्स होता है। मैग्नीशियम, ये इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम का जो अयस्क है ये डोलोमाइट होता है, कीसेराइट और कार्नेलाइट। वैसे ही कैल्शियम का आपको याद रखना होगा, कैल्शियम का है डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिकेट या एस्बेस्टस, यह कैल्शियम के अयस्क हैं। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, अर्थात एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है यह अधिक अनुपात में जो तत्व है वो तांबा है। ध्यान दीजिएगा, नाम एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें तांबा पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर 90% होता है, ध्यान दीजिएगा कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है, फिर भी इसका नाम एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ याद रखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद करना ज़रूरी भी है। जैसे कि हमने यहाँ देखा एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कौन उच्चतम अनुपात में पाया जाता है, तो वो तांबा हो गया। पीतल जो है, पीतल किससे बनता है, कॉपर एवं जिंक से। वैसे ही कांसा कॉपर एवं टीन से, सोल्डर टीन एवं लेड से, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एवं निकल से। तो ये कुछ मिश्र धातु हैं और उनके संघटक हैं, ये आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा, पीतल कॉपर एवं जिंक, कांसा कॉपर एवं टीन से, सोल्डर टीन एवं लेड से, जर्मन सिल्वर कॉपर एवं निकल से। तो ये जो है इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, अर्थात अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो वो था यूरिया। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था, कौन, बोहलर ने किया था। यूरिया अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। यूरिया का जो निर्माण है पोटेशियम साइनेट, कौन सा, पोटेशियम साइनेट, KCNO, ये 2 ले लेते हैं 2 मोल, और फिर आपको NH4 का होल 2 SO4, इन दोनों को मिलाने से बनता है अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट, और फिर इससे बनता है आपको यूरिया। यूरिया की फार्मूला की बात करें तो वो होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये NH2 है, ठीक है। ये यूरिया का जनरल फार्मूला है। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है, तो ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा एल्केन को प्राप्त किया जाता है, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है एल्केन का। एल्कीन का होता है CnH2n, सिर्फ CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2, ध्यान दीजिएगा CnH2n-2, तो ध्यान दीजिएगा एल्केन का CnH2n+2, CnH2n एल्कीन का, और अल्काइन का होता है CnH2n-, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जोड़ दो, एल्कीन का छोड़ दो, यहाँ 2 जो है उसको छोड़ देना है, और एल्काइन का घटा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन सब के ट्रिक भी याद करने का। तो
तो ये किसका हमने ट्रिक याद किया, अल्केन एल्कीन अल्काइन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए सिरका जो है एसिडिक होता है और इसका जो पीएच मान पूछा है तो इसका पीएच मान लगभग 3 के आसपास होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पीएच स्केल समझ लीजिए, पीएच स्केल पर 1 से 14 तक नंबर बने हुए हैं। 7 जो है उदासीन विलयन होता है, 7 से कम जाइएगा तो एसिडिक होता है और 7 से अधिक जाइएगा तो बेसिक मतलब क्षारीय होता है। और 7 से जैसे जैसे आप घटते जाइएगा यह क्षार की प्रबलता को बढ़ाते जाता है, एसिड की प्रबलता को बढ़ाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बढ़ते जाता है। और 7 से जैसे जैसे घटते जाइएगा बेसिक जो है नेचर वो आपको क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या 2 है। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह पूछा है तो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह जो है वह 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा। ग्लिसरॉल का जो सामान्य सूत्र होता है C3H8O3 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो CH2, ध्यान से दीजिए हम बनाते हैं, यहाँ आप एक बार देख सकते हैं CH2, यहाँ आपको जुड़ा होगा OH और फिर आपको बीच में है CH बॉन्ड CH और फिर बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ आपको एल्कोहल जोड़ देना है। ये हो गया इसका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए प्राथमिक पूछा है तो काउंट कीजिए, फर्स्ट से काउंट कीजिए इधर से तो 1 हो गया और इधर भी अगर आप फर्स्ट से काउंट कीजिएगा तो ये, तो एल्कोहलिक समूह की संख्या, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या 2 हो जाएगा। और यहाँ भी आपको एक अल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है लेकिन ये द्वितीयक अल्कोहल होता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल पूछता तो द्वितीयक अल्कोहल की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, ये ग्लिसरॉल से संबंधित फैक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो प्राथमिक उत्पाद बनता है वो तो ग्लूकोज ही बनता है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। ये जो ग्लूकोज बनता है या प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है 6CO2 प्लस 12H2O और ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में आपको बनाता है C6H12O6। ठीक है, O6 प्लस 6H2O, ध्यान दीजिएगा 6H2O प्लस 6O2। अगर पूछता है प्राथमिक उत्पाद तो ग्लूकोज हो गया, द्वितीयक या गौण उत्पाद पूछिएगा, द्वितीयक तो जल और ऑक्सीजन, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। ये द्वितीयक उत्पाद भी आगे मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है। तो मशरूम जो है वो एक कवक है। क्या है, कवक है, तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मशरूम एक कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 94% तक होती है। मशरूम में 94% तक क्या पाया जाता है, प्रोटीन। कवक सभी जगहों पर पाया जाता है। यह क्लोरोफिल रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह से संबंधित है मशरूम। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखिएगा। मशरूम वह कवक है जो खाने के काम में आता है। ईस्ट वह कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट भी एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। जो नॉर्मल मार्केट में ब्रेड जो मिलते हैं वो ईस्ट के सहयोग से ही बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो 1 मिनट थोड़ा सा हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा। प्रकंद का उदाहरण इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आप खुद ही समझ लीजिएगा। प्रकंद के उदाहरण में कौन कौन सा आता है, हल्दी और अदरक। हल्दी अदरक आता है आपको प्रकंद में, तो प्रकंद ही पूछा है तो प्रकंद हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एक और आता है कंद, ये तो हो गया आपका प्रकंद। कंद में कौन कौन सा आएगा, कंद में आपका आता है आलू और ओल, ये हो गया आपका कंद। अच्छा ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब एक बच गया सलकंद। सलकंद में आता है कौन कौन, तो सलकंद में आता है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन आता है आपको सलकंद में, तो इसे आपको याद रखना होगा। प्रकंद हल्दी अदरक, कंद आलू और सलकंद में प्याज और
लहसुन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अदरक तना है या जड़ है, आलू तना है या जड़ है, हल्दी तना है या जड़ है। तो इसका एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन तना है या जड़ है, जिसमें नोड और इंटरनोड इस तरह से जोड़ वगैरह निकले रहेंगे, जैसे हल्दी और अदरक में। तो इसमें क्या निकला रहता है, नोड और इंटरनोड निकला रहता है। तो ये क्या हो गए, ये तना हो गए। अगर नोड इंटरनोड निकला हुआ है तो तना हो गया। ठीक है, और जड़ की पहचान क्या है, तो जड़ की पहचान है अगर कॉर्नर निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, कॉर्नर निकला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉर्नर इस तरह से निकला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जड़। तो जड़ की पहचान है इस तरह से कॉर्नर निकला रहेगा, और तना की पहचान है नोड और इंटरनोड। तो आपको यहाँ इन सभी को बताना है कौन तना होगा और कौन जड़ होगा। आलू, इसमें नोड इंटरनोड होता है तो ये क्या हो जाएगा, तना। प्याज क्या होगा, प्याज पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता होता है। ठीक है, अदरक क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि मूली गाजर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है। तो सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु है वो है नीली हवेल, अर्थात ब्लू हवेल। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। ब्लू हवेल जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज़ से या सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु है। यह एक अन्य भी आता है, यह सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु भी है। ठीक है, इसी के अनुसार एक और चीज़ आपको बताना है कि हथनी सबसे बड़ा बच्चा देती है। ये आपको देखिए कौन कौन सा फैक्ट है, सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला नीली हवेल, यह सबसे बड़ी स्तनपायी है या स्तनधारी भी है। हथनी जो है सबसे बड़ा बच्चा देती है, और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया जा चुका है। ये यहाँ से बनने वाली कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पूछा है, इसका उत्पाद क्या होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा आप जानते हैं कि क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसके बाद जल और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन श्वसन भी पूछ दिया है कि अगर श्वसन को भी इसमें मिला दिया जाए तो दोनों में क्या बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन श्वसन में ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज का टूटता है। तो ये तो गया काम से। ऑक्सीजन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीजन तो बनेगा प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन नहीं बनता है। ऑक्सीजन लिया जाता है, क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये बनने वाला पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बनता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गया। प्रकाश संश्लेषण में जल भी बनता है, और जो आपको श्वसन में भी क्या होता है, जल बनता है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे और चारों से आपको क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ऐसा मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या जल तीनों बनता है, लेकिन श्वसन में क्या बनता है, उसमें ग्लूकोज टूटता है, ऊर्जा बनता है, और क्या बनता है, आपको जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में बन जाता है। ठीक है, श्वसन में, और जल बनता है, ऊर्जा और जल बनता है। तो जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में बनता है वो है जल। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, और इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। वृक्क जो है यह एक अलग टाइप का ग्रंथि है। अन्य ग्रंथियों की बात करें, जैसे कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये होती क्या है, पहले तो एक नलिका विहीन होती है। इनके द्वारा स्रावित जो तरल है वो हार्मोन कहलाता है, जो रक्त द्वारा वितरित होता है। इसके एग्जाम्पल है थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका विहीन होती है और ब्लड में अपना हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसके उदाहरण है थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। वैसे ही बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वे होती है नलिका युक्त। इनके द्वारा जो स्राव होता है वह नलिका में होता है। ठीक है, और कुछ होता है मिश्रित ग्रंथियाँ। इसका जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा है, अग्नाशय है।
और अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इनका जो विज्ञान है थॉमस एडिसन ने इसे खोजा था। इसके जनक हैं थॉमस एडिसन। और यह विज्ञान जो है इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी जो विज्ञान है इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो पित्त जो है आपको लीवर श्रवण करता है और पित्ताशय में जमा होता है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पित्त जो है यकृत में बनता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। जो क्षारीय होता है। पित्ताशय एक गॉल ब्लैडर होता है जो पित्त को स्टोरेज करके रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट संभव हुआ था। तो इस तरह से 49 का ए हो जाएगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल हुआ था। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए जो है आपको जीन में पाया जाता है। कहाँ? जीन में। और जीन जो है अनुवांशिकी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है, अर्थात विषाणु से होने वाला इसमें से कौन सा रोग है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एकमात्र रेबीज रोग है जो विषाणु से होता है। यह कुत्ते के काटने से होता है और विषाणु द्वारा फैलता है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन होता है। इसका सी ऑप्शन सही है। विषाणु से होने वाले कुछ अन्य रोग हैं, एड्स, चेचक, खसरा, कर्णफोड़ा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, डेंगू, पीलिया, हार्पिस, ट्रेकोमा और गलसुआ। ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। वैसे ही अगर जीवाणु से होने वाले रोग की बात कीजिएगा तो वह है हैजा, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी और डिप्थीरिया। ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग भी देख लीजिए, वह हैं कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ये सभी प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां हैं। तो इस ऑप्शन से आप इतनी चीज़ें याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, गति को हम अंग्रेजी में काइनेटिक भी कहते हैं। तो इसका अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, काइनेमेटिक्स में गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु के या पिंड पर लगने वाले बल पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसमें बल पे नहीं, गति पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वैसे ही भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाले और विस्थापन करने पर उनके बदलाव का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगने और विस्थापन होने वाले जो अध्ययन है किया जाता है, इसे यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स हो गया। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम जो सिद्धांत है ये इम्पोर्टेंट है। क्वांटम जो सिद्धांत है यह मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया था, जिसमें बताया था कि जो सूर्य एनर्जी है यह एक पैकेटों के रूप में संचारित होता है, जिसे क्वांटम या फोटोन कहा जाता है। तो यह क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। ठीक है। न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिए थे। E बराबर mc², यह न्यूटन का सापेक्षता का सिद्धांत है। E बराबर mc², यह न्यूटन के सापेक्षता का सिद्धांत है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है, मतलब कि बहुत अधिक तापमान को मापना हो तो हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका? पायरोमीटर का। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है पूछा है किसकी इकाई है? तो लक्स जो है
प्रतिदीप्ति की इकाई है। इसलिए से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही ताप की जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है, ताप का केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बल का न्यूटन होता है, चाल का मीटर पर सेकेंड होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और लंबाई का मीटर, बल का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और शक्ति का वाट। 1 वाट बराबर 1 हर्ट्ज पर बराबर 746 वाट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। अभी हमने बताया कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट भी कहा जाता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है। एक अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में होता है आपका सी एफ और ये हो गया पोल, ठीक है, और इधर से आपका प्लेन राजतीत किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सी। अगर सी पर वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी है तो ये वस्तु से बराबर हो जाएगा। क्या, वस्तु के बराबर हो जाएगा। कैसे, शुरुआत करते हैं बहुत छोटा से, जो कि अनंत पे बनता है, उसके बाद छोटा, फिर आता है इसके बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। इस तरह से बनता है ये, और ये इस तरह से आपको याद करिएगा तो याद भी हो जाएगा। और अब बात करें जगह की, तो जगह इसमें कौन कौन सा होता है। तो देखिए, ये हो गया अनंत, अनंत और सी के बीच ये हो गया सी, और ये हो गया एफ, सी और एफ के बीच यहाँ आ जाएगा, और एफ और पी के बीच ये हो गया पी, पी फॉर पोल। तो अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाहरी कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है यह, और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि बिना किसी बाहरी कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाली वस्तु में आप ऊष्मा या हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ हम कन्फ्यूज हो गए। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है यह, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा जो नियम है ये क्या बताता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है। कौन, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। यह नियम ऊष्मीय इंजन की दक्षता भी बताता है। वैसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं उसके द्वारा बाह्य ऊर्जा कार्य में उपयोग होता है। मतलब अगर आप किसी वस्तु को ऊर्जा दे रहे हैं तो उस ऊर्जा का उपयोग उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और बाहरी कार्य करने में खर्च हो जाता है। तो इसका जो है 57 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इधर गया सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके बराबर होती है। तो देखिए, वायुयान की जो ध्वनि है वो सामान्यतः कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, यह लगभग 100 डेसिबल के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है। तो देखिए, 10 के पावर -9 मीटर कहीं नहीं है, 10 के पावर -9 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 के पावर -9 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, आप ध्यान से बताइए। तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, 10 के पावर 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी 10 के पावर 9 से इसमें गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 9 में आप 10 के पावर 2 से अगर गुना करिएगा तो इसका आ जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर।
तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। और यहाँ हमने देखा कि 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में बदला। तो सेंटीमीटर में बदलने पर ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर डिफ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर डिफ्यूजन जो है आपको सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन में 2 छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक नए अणु बनाते हैं, जबकि विखंडन में एक बड़ा परमाणु टूट करके आपको छोटा छोटा 2 परमाणु बनाता है, जबकि संलयन में 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक नया अणु बनाते हैं। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, आपको ध्यान रखना होगा। नाभिकीय संलयन ही क्या होता है, सौर ऊर्जा जो है, मतलब सूर्य जो है अपना इतना एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य अपना एनर्जी नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बाद में। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित था। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है यह बनवाया कौन था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो बनवाया कौन था, कुमार गुप्त ने। और इसे ध्वस्त किसने किया था, इसे ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। कौन, बख्तियार खिलजी ने। अब पूछा है बख्तियार खिलजी था कौन, तो बख्तियार जो खिलजी था इल्तुतमिश का सेनापति था, और इल्तुतमिश का सेनापति था। ध्यान दीजिएगा, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में है, तो देखिए सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में है, अशोक स्तंभ बिहार में है, कामाख्या मंदिर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में है, उदंती पक्षी विहार, ये शायद हमको कन्फ्यूजन में है, उदंती पक्षी विहार कहाँ है ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। सलीम अली कहाँ है, तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है, अशोक स्तंभ बिहार में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये प्रसिद्ध स्थल बिहार में है, तो अशोक स्तंभ जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, वहाँ 4 स्तंभ है। इस तरह से इसका बी सही हो जाएगा। लौरिया और रुमिनदेई तो आपको नेपाल में था। ठीक है, अशोक का जो सबसे छोटा शिलालेख है जो रुमिनदेई है वो कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है। तो जासूसी पात्र पोइरोट की रचनाकार जो हैं वुड हाउस हैं। कौन, वुड हाउस। ध्यान दीजिएगा, वुड हाउस, ये तो आपको निचला क्वेश्चन हम बोल दिए। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की, जीव्स की रचना वुड हाउस ने की थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। और जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किसने की, तो पोइरोट की रचना क्रिस्टी ने की। तो दोनों का बी ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा। जासूसी पात्र पोइरोट की रचना क्रिस्टी और जीव्स की रचना वुड हाउस। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। मतलब आपको बताना है कि जो दिए गए राज्य हैं इनमें से कौन राज्य है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो पाकिस्तान कभी रखेगा नहीं, तो इसमें पाकिस्तान है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आप ये टेक्निकली सोच सकते थे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो चमेली का फूल है, न कि सिंह। बाकी जो राज्य हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, इनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। वैसे ही भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जो है वो बाघ है। ध्यान दीजिएगा, बाघ है। क्या है, बाघ है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूछेगा तो वो क्या है, अशोक स्तंभ से लिया गया सिंह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स का मतलब पहले क्या हुआ ये समझिए। इक्विनोक्स का मतलब हुआ कि उस दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च
और 23 सितंबर। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो हो इक्वेटर पे होता है और इस दिन पूरे गोलार्ध में या पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? देखिए पूछे इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स कौन सा दिवस कहता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन सूर्य जो है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा पर होता है और इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसे यहाँ हमने आपको बताया कि इक्विनॉक्स क्या कहलाता है। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सूर्य इक्वल हो जाए दिन और रात, ठीक है। वैसे ही आपको ये चीज़ें कुछ याद रखना है। शीत विषुव कब होता है? तो शीत विषुव 23 सितंबर को, ग्रीष्म विषुव 21 मार्च को, शीत अयनांत 22 दिसंबर को, ग्रीष्म अयनांत 21 जून को। इसे आपको बस याद और ध्यान में रखना है, रट लेना है बस कि ये क्या क्या है, ठीक है। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, बस रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो विमान दुर्घटना में कौन मारे गए थे? तो विमान दुर्घटना में संजय गांधी मारे गए थे। इनके ये 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी मारे गए थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। मतलब दूर संचार विभाग में मंत्री नहीं बने हैं, वो कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा नारायणन। नारायणन कभी दूर संचार विभाग में मंत्री नहीं रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं और पुलेला गोपीचंद 2001 में चीन के चेन होंग को फाइनल में हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था, ठीक है। और वर्तमान में भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने हाल ही में उन्होंने जो आपको टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। मतलब बुकर पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए जब एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, पीटी का और मेंस का हुआ था 2013 में, तो उस समय तक जो है भारत रत्न किसी एक को ही इसमें दिया गया था। आप सोचिए किन को दिया गया होगा? लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर को उस समय 2001 में दिया गया था आपको। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में आपको क्या दिया गया था? भारत रत्न सम्मान, नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न सम्मान, ठीक है। कब? 2001 में लता मंगेशकर जी को। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया और वहीं 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया, ठीक है। जगमोहन डालमिया को कब दिया गया था? देखिए जगमोहन डालमिया को शायद नहीं दिया गया है, ये हम मिस कर रहे हैं, हमको याद नहीं है। हाँ, जगमोहन डालमिया जी को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में, सचिन तेंदुलकर 2014 में और लता मंगेशकर को 2001 में। लता मंगेशकर के साथ एक व्यक्ति और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक है, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फूल सबको पता होगा क्या हो? कमल, गुलाब, गेंदा, मॉर्निंग ग्लोरी। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा गॉर्टन, नेलम्बो न्यूसीफेरा गॉर्टन है। किसका? कमल का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका नाम पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका नाम पावो क्रिस्टेसस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है
जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, जिसका नाम फाइकस वेंगालिसिस है, फाइकस वेंगालिसिस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका नाम प्लाटानिस्का गैंगेटिक है, प्लाटानिस्का गैंगेटिक। तो ये कुछ आपको याद रखने योग्य चीज़ें थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर अर्थात जो शक संवत है, कौन? भारत का राष्ट्रीय पंचांग महीनों का नाम पुराने हिंदू चंद्र और सौर पंचांग से लिया गया है। यह शक संवत कनिष्क में 78 ईस्वी में चलाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1997 को शक संवत अपनाया गया था। इसका पहला मास है चैत्र मास, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास फाल्गुन है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग में महीनों का नाम पुराने हिंदू चंद्र और सौर गणनाओं से लिया गया है। शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था, उनके अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्मदिवस अर्थात राधा कृष्णन के जन्मदिवस को 5 सितंबर के रूप में हम लोग मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राधा कृष्णन के जन्मदिवस को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी राधाकृष्ण डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटन्नी गांव में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। देखिए ये अजीब क्वेश्चन है, कहीं से भी दे देता है। कौन सा पुस्तक है जिस पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था? तो ये आपको याद और कन्फ्यूजन वाली इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डी, द लास्ट लेक्चर। यह एक करेंट का क्वेश्चन है, यह लास्ट लेक्चर है। यह इस पुस्तक पर आधारित वीडियो बना था, यूट्यूब वीडियो, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। राजस्थान में नागौर जिलों में नमक का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। और झारखंड जो है सर्वाधिक मात्रा में लाख का उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपको कुछ याद करने होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलम आरा का निर्देशक आर्देशर ईरानी था। यह फिल्म 1931 में बनी थी। भारत की प्रथम अवाक या मूक फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र था। भारत का पहला फिल्म जो कि मूक थी, यह राजा हरिश्चंद्र थी। भारत का पहला टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत का प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन है। और प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग, जो कि 1984 में शुरू हुआ था। तो ये फिल्मों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो फिल्म थी, यह श्यामची आई थी। श्यामची आई, इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म श्यामची आई थी। इसे 1954 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो वाक्यांश यहाँ दिया हुआ है, जस्ट डू इट, किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट यह एक कंपनी से संबंधित वाक्यांश है, जो कि नाम है नाइक कंपनी। इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेसेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? जो नेसिड है
यह दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है जिसमें आई वर्ड जो है, आई जो शब्द है, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नेसिड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है जो कि जिसमें आई इन्फ्लेमेटरी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप याद कर सकते हैं कि नेसिड में जो आई है यह इन्फ्लेमेटरी के रूप में यूज किया जाता है। जो यहाँ नेसिड दिया हुआ है NSAID, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इसमें आई का पूछा हुआ है, तो आई का जो है इन्फ्लेमेटरी है, इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो ध्यान दीजिएगा, 2011 में अन्ना हजारे ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा था, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो जो इन्हें पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। अगस्त 2008 में APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में लाया गया था। फिलीपींस के सेबू नगर में 15 जनवरी 2007 को दूसरी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। और इसे ध्वस्त कौन किया था? तो आप सभी को पता होगा इसे ध्वस्त किसे किया था। इसे आपको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था। इसे कुछ देर पहले हम आपको क्वेश्चन में भी बताए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो उस समय के अनुसार ये करंट का क्वेश्चन है और उस समय सौरव गांगुली ने संन्यास लिया था। अगला क्वेश्चन है USA में, अगला क्वेश्चन है USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये बंदी बनाने से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, IMF प्रमुख को बंदी बनाया गया था 2011 में, कहाँ पे? तो USA में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है, प्रधानमंत्री पूछा है। कौन सा यूरोपीय देश था जो 2011 में अपना पहला महिला प्रधानमंत्री चुना था? तो यह देश था डेनमार्क। ये भी उस समय के अनुसार यह करेंट का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई के स्थान पर क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, तो EMI का फुल फॉर्म जो होता है, EMI का जो पूरा फुल फॉर्म है ये होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ देखिए इक्वल है, इक्वेटेड यहाँ है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। EMI में ई का जो अर्थ होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट हैं यहाँ से जुड़े हुए, जैसे ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वैसे ही CRR ये बैंकिंग से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। वैसे ही आपको FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। KCC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर और NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? दूध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जो पिता पूछा है ना,
पिता या इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किनको? वर्गीज कुरियन को। इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक की बात कीजिएगा तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम स्वामीनाथन है। कौन? एम स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग जी। वैसे ही लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपको मांस उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति अन्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा उसका नाम क्या है? तो अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था उसका खुफिया नेम या उसका जो नाम है वो सील रखा गया है। क्या है? सील उसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, सील। इसने इसी सील सेना ने जो कि यूएसए का है ओसामा बिन लादेन को वर्ष 2011 में एटाबाबाद पाकिस्तान में मार गिराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर को चित्रित किया था। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची द्वारा रचित महत्वपूर्ण अन्य चित्र है मोनालिसा, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, पोर्ट्रेट ऑफ जेनेवर, साल्वेटर मुंडी, लेडी विद एनमिर, द वर्जिन एंड चाइल्ड और लास्ट सपर। इन सभी को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो अलग पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन है वो 2004 में हुआ था। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन ने 1882 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अर्थात पंचायती जो प्रक्रिया है पंचायती राज है इसे शुरू किया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों का निर्णय ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और पहली बार 24 अप्रैल 1993 को इसे राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान के एक गांव में लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और जो अनुच्छेद 40 है जिसमें पंचायती राज दिया गया है यह गांधीवादी आदर्श से संबंधित है। इसमें हमने जितने एक एक पॉइंट बताए हैं इस हर एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो ये तो रीजनिंग से थोड़ा संबंधित है। और ये जो है इसमें कौन आएगा? देखिए, कम्युनिटी मतलब होता है कोई संप्रदाय, जाति, आबादी, ये सभी एक परितंत्र के हिस्सा होते हैं। किसके? परितंत्र के हिस्सा होते हैं। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, परितंत्र जो है अन तीनों को समाहित करता है। परितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो किसी स्थान विशेष में रहने वाले या पाए जाने वाले सभी जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के घटक को परितंत्र कहा जाता है। और एक होता है बायोम। बायोम परितंत्र के समूह को जीवोम या बायोम कहा जाता है। परितंत्र के समूह को जीवोम या बायोम और बायोम के समूह को बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये मैथ से संबंधित है। हालांकि मैथ जो हम अगले वीडियो में करवाएंगे जिसमें पूरे मैथ का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ आगे है इसको भी हम लोग देख देते हैं कि 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदले तो ये किसके निकट जाएगा? तो देखिए 44,806 ये आपको 45,000 के निकट है या इसको नीचे जाइएगा तो 44,000 के निकट है। तो ध्यान से देखिएगा तो ये 44,000 के निकट है। तो इस तरह से इसका यह 45,000 के निकट है क्योंकि 806 है, थोड़ा सा और ऐड करिएगा तो आपको 45,000 आ जाएगा। लगभग 200 कुछ समथिंग आपको 100 आपको लगभग 194 ऐड करना पड़ेगा। जबकि अगर आप 44,000 चाहते हैं तो आपको 800 घटाना पड़ेगा। तो ज़्यादा इजी कौन है? 45,000 ले जाना। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये आज हमने देखा BSSC CGL फर्स्ट का
PSC सीजीएल फर्स्ट का मेंस का जो क्वेश्चन है जनरल स्टडी और जनरल साइंस का क्वेश्चन हमने देखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।